बोलेंगे। उन्होंने बाल साहित्य पर भी काम किया और मैथिली रामायण पर भी काम किया। ये रामायण का जिक्र आया, मैं एक बात करना चाहता हूँ। इस साल हमने एक बहुत बड़ा सेमिनार किया था चंबा में रामायण पर। ये सेमिनार कुछ इस तरह का था कि रामायण को कैसे कैसे पेंट किया जा रहा है हिंदुस्तान में, उसकी वर्शंस क्या हैं, ओरल ट्रेडिशन है जो उसमें रामायण कैसे है, क्योंकि एक ही रामायण नहीं है, बहुत किस्म की रामायणें हैं ओरल ट्रेडिशन में, और रिटन जो ट्रेडिशन है वो क्या है। तो हम उसका इकट्ठा भी कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर रामायण की तो वर्शंस बहुत ही हैं। द्रौपदी की वर्शन आंध्र प्रदेश में हमें 100 से ऊपर मिली और द्रौपदी की पूजा भी होती है, देवी मानी जाती है। तो इस साल भी हम एक बहुत बड़ा सेमिनार कर रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप कोई रामायण पर काम कर रहे हो इस तरह का, जिसमें ये तीनों चीज़ें रिलेट की जा सकती हैं, या आपकी निगाह में कोई स्कॉलर ऐसा हो जो ऐसा काम कर रहा हो तो हमें ज़रूर बताएं, ताकि उस सेमिनार में उसको शामिल किया जा सके। सहयोगी आदरणीय अध्यक्ष महोदय नूर साहब और मित्रों, थोड़ा सा समय मुझे दिया गया है। चाहूँ तो मैं अपने लेखन अनुभव और जो चीज़ें मैंने लिखी हैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ। चाहूँ तो मैं अपनी मातृभाषा मैथिली की जो साहित्य परंपरा है, बाल साहित्य की परंपरा है, उस पर बात कर सकता हूँ, या फिर उतने ही समय में अपनी चिंताएं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो मित्रों, मैंने चुना है कि मैं अपनी चिंताएं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि हमारे सुख दुख समान हैं। भारतीय भाषाओं में काम करने वाले जो हम लेखक हैं, उनके सुख भी दुख भी दोनों के हम साझीदार हैं। तो शायद मेरी चिंता आप तक पहुँचे और वो आपकी चिंता में भी तब्दील हो। अध्यक्ष महोदय ने ये कहा था कि अपनी भाषा में भी आप चंद पंक्तियां बोलेंगे, तो मैं वहीं से अपनी बात शुरू करूंगा। साहित्य अकादमी के समारोह में, एक विशेष समारोह में हम सब गोटे एकत्र भेलों हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर बराबर कहल करथिन कि हमार भारत माता 25 भाषा में बजे छे, मेरी भारत माता 20 भाषाओं में बोलती हैं। कोई भारत माता के अत जीवंत महसूस किया जा सके, ये अवसर प्रदान करवा के लिए साहित्य अकादमी के से हृदय से हम धन्यवाद दै छियै। मित्रों, साहित्य अकादमी ने ये बाल साहित्य पुरस्कार भारतीय भाषाओं के लेखन में देकर जिस काम की शुरुआत की है, ये कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा काम है, ये भविष्य बताएगा। हम एक ऐसे दौर में आज जी रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं कोसी क्षेत्र का रहने वाला हूं। आप शायद जानते हो कि कोसी बड़ी ही विकराल, बड़ी ही मनमौजी नदी है। जगह जगह इस पर बांध बनाए गए। अक्सर ऐसा होता है कि बरसात के दिनों में नदी बांध तोड़ देती है, पानी का भयावह रेला चल निकलता है, लोग जहां तहां फंस जाते हैं। सरकारी गैर सरकारी एजेंसियां तो बाद में पहुंचती हैं। पहले तो ये होता है कि लोग आपस में मिलजुल कर अपना बचाव करते हैं। क्या करते हैं लोग? आप एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर एक मानव श्रृंखला बना लेते हैं, टेक के लिए हाथों में लाठियां थाम लेते हैं और इस तरह वो सुरक्षित स्थान तक पहुंच जाते हैं। हम देखें अगर तो भारतीय भाषाओं के साथ आज जो दौर चल रहा है, इस संकट से जरा भी कम नहीं है। भूमंडलीकरण के इस दौर में नित्य प्रति ये समाचार मिल रहे हैं हमें कि छोटी छोटी भाषाओं की मृत्यु हो रही है। साहित्य को निरंतर अप्रासंगिक करार दिया जा रहा है। भावाभिव्यक्ति में एक जाहिल तरह का उतावलापन चारों तरफ दिख रहा है। इतनी तेजी से रोज रोज दुनिया बदल रही है कि काल और युग की जो हमारी अवधारणा है वो कई बार हमसे धोखा करती हुई प्रतीत होती है। तो ऐसे समय में साहित्य अकादमी ने यह काम करके और बाल साहित्य को मुख्य धारा में लाकर जो एक
शुरुआत की है वो मैं आपको थोड़ा सा आगे ले जाऊं तो मैं बताता हूं कि जो पीढ़ी एक पहलू तो यह है कि हम भाषाओं के साथ ऐसा हो रहा है। दूसरा पहलू ये देखें कि हमारी जो युवा पीढ़ी आज तैयार होकर दुनिया का मुकाबला करने को तत्पर है, उसमें अपनी आइडेंटिटी, अपनी अस्मिता को लेकर एक सात्विक किस्म की तड़प भी साफ दिख रही है। वो एक व्यापक और परिपूर्ण भारतीयता की समझ चाहते हैं, उनकी आत्मा की मांग बन रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये जिस समय में हम आज काम कर रहे हैं, ये एक ऐसा समय है कि जिसको आप कह लें कि थोड़ा खट्टा है, थोड़ा मीठा है, थोड़ा धुंधला है, थोड़ा उजला है। ऐसे में हमें और हमारे साहित्य को, हमारे साहित्यकार की जमात को आज यह सोचने की जरूरत है कि हम सब लोग और हमारा साहित्य इस पीढ़ी के और आने वाली पीढ़ियों के किस काम आ सकते हैं। एक जमाना था कि जब बड़े बड़े लोग भी छोटे छोटे बच्चों के लिए लिखा करते थे। हमारे प्रकाश मनु भाई ने अभी विवरण आपके सामने रखा। था जमाना कि जब बड़े बड़े लोग भी छोटे छोटे बच्चों के लिए लिखा करते थे, लेकिन वो जमाना भी अब बीत चुका है। तो इस हालात में एक तो मैं समझता हूं कि हम सब लोगों को अपने सुख दुख साझी करते हुए मिलजुल कर लगातार काम करते रहने की जरूरत है। दूसरे, इस युग की चुनौती को इस तरह से साहित्यकारों को स्वीकार करने की जरूरत है कि हम पे ये इल्जाम ना आए कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। मित्रों, आप बुरा ना माने, इस तरह से मैं सोचता हूं तो घोर अंधेरी रात में बिजली की चमक जैसी जो चीज मुझे दिखाई देती है, वो चीज है बाल साहित्य। सार्थक ढंग से लिखा गया बाल साहित्य ही ये कर सकता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए साहित्य भी एक प्रासंगिक चीज, उनके जीवन के काम आने वाली चीज बनकर रह सके। पीढ़ियों के अनुभूति संस्कार को यह परिमार्जित कर सकता है। भावाभिव्यक्ति में पाए जाने वाले जाहिल उतावलेपन की जगह एक स्थैर्य, एक गहराई को उनकी जीवन शैली का हिस्सा बना सकता है। मित्रों, बाजार की जीवन पद्धति है द्विआयामी, जिसमें वस्तु है और क्रिया है। इसके बदले त्रिआयामी जीवन पद्धति, जिसमें वस्तु और क्रिया के साथ साथ चिंतन भी हो, इसका विकास, उसके जीवन शैली का हिस्सा बनाने का विकास बाल साहित्य कर सकता है। मुझे तो लगता है कि सार्थक और प्रासंगिक ढंग से लिखा गया बाल साहित्य छोटी छोटी भाषाओं की मृत्यु दर को कम कर सकता है और हमारे उखड़ते हुए पांव को, साहित्यकार और साहित्य के उखड़ते हुए पांव को एक ताजगी भरी मजबूती प्रदान कर सकता है। जो चिंता सर आज मेरी है, मेरा ख्याल है कि ये आपकी भी चिंता है, सारे देश की, सारी दुनिया की चिंता है। और इस तरह से साहित्य अकादमी के इस प्रयास के महत्व को समझा जाना चाहिए कि भारतीय भाषाओं में बाल साहित्य के विकास के लिए पुरस्कार, मुझे लगता है नूर साहब और विस्तार से बताएंगे कि मुझे लगता है कि पुरस्कार तो एक चीज है और भी बहुत सारी चीजें ये करने को इन्होंने सोचा होगा। तो ये करने की शुरुआत साहित्य को बचाने की के युद्ध का आरंभ आपको करना होगा तो बाल साहित्य से करना होगा। प्राय 4 साल हुए मित्रों कि इन्हीं सब चिंताओं से जूझते हुए मैंने अपनी भाषा मैथिली में कुछ सार्थक समाधान ढूंढने की कोशिश की थी। मैथिली में बाल साहित्य की स्थिति बड़ी दुर्बल है, जबकि आप जानते हैं कि हमारे महाकवि विद्यापति ने मैथिली में जब काम करना शुरू किया था तो मैथिली, बंगला, उड़िया, असमिया, ये सारी भाषाओं की जड़ एक जगह है और वो विद्यापति का साहित्य है। सभी जानते हैं, ये नई बात मैं नहीं कह रहा हूँ। वहां से हमारी भाषा का उद्भव होता है और विद्यापति ने ही पुरुष परीक्षा लिखी थी, वो बाल साहित्य था। आधुनिक युग में, आधुनिक युग की शुरुआत चंदा झा से होती है और चंदा झा ने उस पुरुष परीक्षा का अनुवाद 1889 ईस्वी में मैथिली में किया था। पुरुष परीक्षा का मैथिली अनुवाद से वो बाल साहित्य की पहली किताब वो थी। लेकिन इस इतिहास को हमारे वरिष्ठ लेखकगण कायम नहीं रख सके। बाल साहित्य की स्थिति दुर्बल रही। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ मैथिली के प्रकाशन व्यवसाय के संबंध में ये जुमला बड़ा ही प्रसिद्ध है कि लेखकों की छपाई किताब बिकती नहीं है
और पाठकों को उनके पसंद की किताब मिलती नहीं। तो हमने कुछ नए ढंग से समाधान की कोशिश की। युवा लेखकों और साहित्य कर्मियों की हमने टीम बनाई, बाल साहित्य पर गंभीरता से काम करना शुरू किया। हमने 7वीं 8वीं कक्षा के बाल पाठकों को टारगेट किया। विषय हमने ऐसे चुने जो 21वीं सदी में वयस्क होने वाले हमारे बाल पाठकों के जीवन के काम आ सके। उपजीव्य ग्रंथ ही अगर चुनना हो तो हमने लीक से हटकर चलने का मन बनाया। हमारा यहाँ 2 ही उपजीव्य चलन में रहे हैं, रामायण और महाभारत। हमने उपनिषदों को लिया, जातक कथाओं को लिया, त्रिपिटक साहित्य को लिया। मिथिला में लोक कथाओं, लोक गाथाओं और लोक किंवदंतियों का विशाल भंडार अभी भी श्रुति परंपरा में विद्यमान है, हमने उनको लिया। आप देखेंगे कि महाभारत में जंगल को जलाया जाता है, प्रसिद्ध कहानी है। महाभारत में जंगल को जलाया जाता है, जबकि उपनिषद में जंगल से दोस्ती की जाती है। हमें तय करना होगा कि हमारे बच्चों को क्या चाहिए, हम क्या संस्कार उनको देना चाहते हैं अपने उपजीव्य ग्रंथों के माध्यम से। और इन किताबों को फॉर्मेट भी हमने कुछ अलग ढंग से किया। लोक भाषा, अभिव्यक्ति शैली, कथन भंगिमा, इन सब को लेकर भी हम अत्यंत सजग रहे। लोक किंवदंतियों का ही पुनर्सृजन करते हुए पुरुष परीक्षा में हमारे महाकवि विद्यापति ने सुपुरुष की एक अवधारणा रखी थी कि सुपुरुष को ऐसा होना चाहिए। हमारा लक्ष्य ठहरा सुमानुष, 21वीं शताब्दी का सुमानुष, जिसमें सुपुरुष के साथ सुनारी भी शामिल हो और जो एक ही साथ जितने मैथिल हो उतने ही भारतीय और ठीक ठीक उतने ही वैश्विक, ये चैलेंज हमने लिया। और लेकिन मित्रों, हमने इसके साथ साथ ये भी महसूस किया कि ये सारा काम अगर हो सकता है तो सिर्फ अपनी मातृभाषा के जरिए हो सकता है। जिस भाषा में बच्चे अपनी माँ से बात करते हैं, अपनी दादी नानियों की कहानियां सुनते हैं, ठीक ठीक उसी भाषा में उसे दुनिया जहान में प्रवेश करने देना चाहिए। मेरे बच्चे के लिए उसका सर्वश्रेष्ठ साहित्य अनिवार्य रूप से उसकी मातृभाषा में ही लिखा जा सकता है। साहित्य के द्वारा अगर हम सुमानुष के विकास की प्रक्रिया की बात करें तो यह मुझे लगता है कि अनिवार्य चीज है कि जिसका हमें पालन करना ही करना होगा। हमारी टीम के युवा साहित्यकर्मी 1000 प्रतियों का संस्करण हम निकालते और इन किताबों को लेकर वो उच्च विद्यालय, मध्य विद्यालय में चले जाते और प्रत्यक्ष रूप से अपने बाल पाठकों को वो किताबें सौंपाते। और हमने देखा कि जहाँ पे किताबें नहीं बिकती थी, पाठक की छपाई हुई किताबें बची रह जाती थी, एक साहित्य को, साहित्यकार को साहित्यकर्मी में तब्दील करने से बहुत सारे परिवर्तन हमने देखे और हमने इसका ये हक पाया। और आपको मैं बताऊं कि हमने ये पाया कि जिस घर में किताब की हमारी एक प्रति पहुंचती, उसके परिवारिक जन और अड़ोसी पड़ोसी को मिलाकर हमें 15 से 20 पाठक मिल जाते एक किताब पर। और आपको लग सकता है कि मैं साहित्यकार के दायरे से जरा बाहर जाकर बात कर रहा हूँ, एक्टिविज्म पर पहुंच रहा हूँ, लेकिन यकीन करें मित्रों, अध्यक्ष महोदय ने भी बताया कि मैं साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाला हूँ, मैं साहित्यकार हूँ, सृजन के लिए सघन एकांत मुझे भी चाहिए, लेकिन साहित्य के साथ निरंतर जीते हुए कभी कभी आपको आपके साथ ऐसी भी स्थितियां बनती है जब आपको टीम बनाने की जरूरत होती है। वैसे तो आप अदृश्य पाठकों के लिए लिखते हैं, लेकिन एक वक्त आता है जब आपको उस पाठक को दृश्यमान करने की जरूरत पड़ती है। और मेरी समझ है कि वह वक्त आया हुआ है, इस वक्त की हमें परवाह करनी चाहिए। हम लोगों की विडंबनाएं तो अथाह हैं। उत्तर आधुनिकता के इस दौर में देखें कि जब हमारे मध्यवर्गीय लोग अब ऊंचे पहुंच गए तो अब वो आइडेंटिटी की खोज कर रहे हैं। आइडेंटिटी चाहिए उनको, अस्मिता चाहिए, अपनी मातृभाषा से वो जुड़ना चाहते हैं। और एक दौर था आधुनिकता का, अभी अभी बीता है, कि जब अपनी मातृभाषाओं को अयोग्य जानकर उन्होंने उसकी उपेक्षा की। आप सब लोग याद करें कि जिन किसी की मातृभाषा उजड़ी, वो इन जैसे लोगों की उपेक्षाओं के कारण ही वो मातृभाषाएं उजड़ी। पर ये लोग आज आइडेंटिटी ढूंढते हैं और अपनी मातृभाषा से जुड़ना चाहते हैं। दुखद पहलू ये है कि दुनिया जहान की बातें उन्हें पता है, पर अपनी मातृभाषा उनको पढ़ने नहीं आती। हम लोग तो मित्रों उनके बच्चों के लिए काम करते हैं, उनके बच्चों के लिए।
लेकिन उन बच्चों के लिए लिखी हुई किताबें जब हमारे ये बंधु पढ़ते हैं तो खुद भी मातृभाषा पढ़ना सीखते हैं। हमें तो समझिए बाल साहित्य लिखकर दोहरी खुशी मिलती है। हम तो भविष्य को ठीक करने की कोशिश में हमारा वर्तमान भी ठीक होता जाता है, हमारा वर्तमान भी ठीक होता जाता है। मित्रों, मैंने आपको बताया कि मैथिली में बाल साहित्य की स्थिति दुर्बल है, लेकिन ये आज के समय का सच है, ये भी मैंने आपको बताया। 60 का दशक वो समय था जब हमारे बड़े से बड़े लोगों ने मैथिली में काम किया, बाल साहित्य के क्षेत्र में काम किया। यात्री नागार्जुन ने बाल बच्चों के लिए लिखा, राजकमल चौधरी ने लिखा। मैथिली में जो सबसे सुंदर बाल कहानियां लिखी गई हैं वो उसी पीढ़ी की लिली रे ने लिखी हैं। उस जमाने में बड़े घराने की जो पत्रिकाएं थी जैसे मिथिला मिहिर, उसमें तो बच्चों के लिए स्थायी स्तंभ हुआ ही करते थे, बच्चों के लिए अलग से पत्रिकाएं भी निकलती थी जैसे बटुक, धिया पुता, इन सब का अपना उज्जवल इतिहास है। लेकिन ये उस जमाने की बात है मित्रों जब मिथिला क्षेत्र की साक्षरता मात्र 21% थी। 21% साक्षरता थी, आज 48% है 2001 के हिसाब से। यह बढ़ा हुआ प्रतिशत उन परिवारों की भी कहानी बयान करता है जिसके खानदान में पहली बार अक्षर की रोशनी जली, उसके खानदान में पहला बच्चा पैदा हुआ जिसने अ आ क ख लिखना पढ़ना सीखा, और लोग आते गए, कारवां बनता गया। लेकिन बच्चों के लिए लिखने वाले लोग परिदृश्य से गायब हो गए, बच्चों की पत्रिकाएं बंद हो गई, पत्रिकाओं से बाल साहित्य के कॉलम हटा दिए गए, घर घर में टीवी पहुंचा और हमारे इन होनहार बच्चों को इल्मी फिल्मी लुच्चों ने हथिया लिया। किसी ने हथिया लिया ये तो हम बाद में कहेंगे, पहले तो हमें यह मानना पड़ेगा कि हमने इन्हें त्याग दिया, तब इन्हें किसी और ने हथियाया। आज जब और भी अधिक लोगों की जरूरत है, और भी ज्यादा तत्परता से काम करने की जरूरत है, मुझे यह कहते हुए खेद है कि हमारे यहाँ बाल साहित्य का मैदान खाली है। और ऐसे मौके पर साहित्य अकादमी ने एक उजड़ती हुई दुनिया को बसाने के लिए जो ये शुरुआत की है, मुझे लगता है, मैं तो सुख दुख साझी करते हुए आपको मैंने ये बात बताई। आपकी कई भाषाओं के साथ ऐसी बातें हो सकती हैं कि आपका इतिहास उज्जवल रहा हो लेकिन वर्तमान आपका फंसा हुआ वर्तमान हो। तो इस परिस्थिति में ऐसे मौके पर मैं साहित्य अकादमी को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ, संस्कृति मंत्रालय को धन्यवाद देता हूँ, और आप सब लोगों ने इतने ध्यानपूर्वक मुझे सुना, इसके लिए पुनः सबको धन्यवाद। बेशक विस्तार से कही, अच्छी बातें कही, फिर भी थोड़ा संक्षेप कर लें तो अच्छा है। अब तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं बड़े बड़े, उन्होंने भी ये कह दिया कि जिस बच्चे को सब लोगों को बताया उसके बारे में, ये बच्चे को याद आता है, एक से बड़े जूते मिल गए तो